नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को लिखित प्रस्ताव भेज दिया गया है, अब उनके जवाब का इंतजार है। कानून की हर धारा पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून से किसानों का जीवन बदलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में तीनों कानून हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हरियाणा के सभी बीजेपी सांसदों और विधायकों की बैठक। किसान आंदोलन समेत एसवाईएल के मुद्दे पर बैठक की गई है। बीजेपी सांसदों और विधायकों ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को ज्ञापन सौंपा। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा ने मुद्दा एसवाईएल का उठाया। देशव्यापी भूख हड़ताल के बीच आज हरियाणा के समेत कई राज्यों के किसान नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के किसान नेता इस बैठक में शामिल हुए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों के कारण आम लोगों को कुछ परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक माफीनामा निकाला है। माफीनामे में उन्होंने आम लोगों को हो रही दिक्कतों के लिए खेद प्रकट किया। हालांकि ये भरोसा भी दिया कि अगर किसी मरीज या जरूरतमंद को कोई परेशानी होगी तो तुरंत हमसे संपर्क करें। दिल्ली से जयपुर आने वाली हाईवे लेन चालू है। मौके पर भारी तादाद में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। किसान हाईवे पर टेंट लगा करके धरना स्थल पर डटे हुए हैं। टेंट में ही रहने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। सर्दी से बचाव के लिए किसानों की ओर से रजाई गद्दों का भी इंतजाम किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हरियाणा पुलिस उन्हें बॉर्डर पार नहीं करने दे रही। हरियाणा राजस्थान सीमा पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां पर 2 किसान आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि अब तक आंदोलन में 11 किसान शहीद हो चुके हैं और ऐसे में सरकार को जिद छोड़नी चाहिए। राजस्थान का पारंपरिक कठपुतली डांस भी दिखाया जा रहा है। इसके जरिए किसान अपने आंदोलन को धार दे रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों के समर्थन में अन्य जगहों से भी लोग पहुंच रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली में दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इससे पहले नरेंद्र तोमर और राजनाथ सिंह से कृषि कानूनों पर भी चर्चा कर चुके हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कृषि मंत्री नितिन गडकरी से प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। दुष्यंत गडकरी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। आंदोलन के 19वें दिन किसानों ने दिन भर अनशन किया। किसानों के इस ऐलान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक दिन का उपवास रखने का ऐलान किया था। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं से भी एक दिन का उपवास रखने की अपील की। इसके बाद मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता अनशन पर भी बैठे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट के जरिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आपने पंजाब के चुनाव में एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात की थी, लेकिन अब कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। फतेहाबाद में किसानों के समर्थन में वकीलों का लघु सचिवालय पर धरना। लघु सचिवालय के गेट पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस को अलर्ट किया गया है। मेरे लोकसभा से ही निकलता है। सोम नदी भी मेरे लोकसभा से ही निकलती है। और जो धर्मवीर जी ने जिन 3 बांधों का जिक्र किया है, उनके लिए भी एमओयू साइन हुए हैं और उनके ऊपर भी सरकार कार्रवाई करेगी। और अभी उसके साथ ही हाथनीकुंड बैराज के साथ भी ऊपर 1-2 किलोमीटर हम एक और बांध बनाने की योजना हरियाणा सरकार बना रही है। उसका ड्राफ्ट भी पीछे मीटिंग के अंदर रखा गया था। जहां तक एसवाईएल की बात है, क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश से संबंध रखता हूं और उसके बारे में जो भी मेरे विचार आते हैं वो जो है मीटिंग के अंदर ही आते हैं। अन्यथा मुझे इस बात का रहता है, क्योंकि मंत्री सारे देश का हूँ, तो उस नाते जो भी बात करनी है वो प्रधानमंत्री जी से की जाती है, या जो संबंधित राज्य जब टेबल पे बैठते हैं तो वहाँ पर उन बातों की सारी बातचीत होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सारी इकाई ने इस बात के ऊपर गहरा दुख प्रकट किया है कि जो मुद्दे हमारे 55 साल से अटके पड़े हैं,
SYL का, हरियाणा के गांव का, भाई वो तो हल हुए नहीं, और यमुना के तीनों बांधों का, तो भाई वो तो हल हुए नहीं है कि ये नया कोई किसान आंदोलन का मुद्दा खड़ा करके देश को अस्थिरता की ओर ले जाने का षड्यंत्र एक रचा जा रहा है। इसमें हम किसी भी कीमत पर ये जो राजनीतिक दल हैं, जो हमारे विरोधी हैं और उनके अंतरंग मित्र दल हैं, उनको किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने देंगे, इतना मैं कहना चाहता हूँ। कोई और पूछना हो? हाँ, वन बाय वन प्लीज वन बाय वन। कटारिया साहब, ये जो इस वक्त कानूनों को लेकर ये जो आंदोलन छिड़ा जो दिल्ली के बॉर्डर पर है, वो और ये SYL का मुद्दा, दो अलग अलग मुद्दे हैं या दोनों को एक साथ देखा जाए? देखिए, ऐसा है, मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में जिस तरह से इन कानूनों का विरोध करने की बात की गई है, अब अमरिंदर सिंह जी ने बिल तो रद्द कर दिया जो केंद्र ने पास किया, लेकिन उसमें जिक्र किसका करा? सिर्फ दानकार गेहूं का करा, बाकी फसला कहाँ गई भाई? तो वो भी सारा राजनीति से प्रेरित है, और वो इसलिए किया क्योंकि दोनों फसलों का पैसा सेंटर देता है, उनको चुन्नी नहीं देनी पड़ती पल्ले से। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं या खाली आपने अभी कहा कि एक मिनट, हम किसी भी कीमत पर भारत के किसानों के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं चाहते कि जिससे ये मैसेज जाता हो कि हमारी उनके साथ कोई कन्फ्रंटेशन है। किसान भारत का अन्नदाता है, उसने भारत को हरित क्रांति प्रदान करा के खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। उनकी कुछ बातें इन बिलों को लेकर हैं, उनका समाधान हो सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन पहले अभी जब उन्होंने संसद का शिलान्यास किया था, तो उन्होंने इस बात को साफ किया था कि हमारे जो प्रथम गुरु हुए हैं गुरु नानक देव जी ने कहा है कि संवाद बना रहना चाहिए, समस्याओं का हल बातचीत से निकलता है, ना कि खालिस्तान के नारे लगाने से। ये जो बैड एलिमेंट बीच में घुस गया है, इसने इस आंदोलन को एक नई जो है डिरेल करके एंटी नेशनल की ओर कुछ लोग एक फ्यू परसेंट। कटारिया साहब, मेरा एक सवाल ये है, बस बोलिए भी तेरे यार। जिस तरीके से आप लोग हाँ, SYL का मुद्दा उठाया है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या किसानों के आंदोलन का भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं भाई, आप देश के मालिक हो। आप जो मैंने जिक्र किया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों राज्य बैठे और SYL पे कोई विचार करें और निर्णय पे पहुंचे। मेरा एक आखिरी सवाल है, SYL का मुद्दा तब उठा रहे हैं जब किसान धरने पे आकर बैठे हैं। मतलब आप क्या पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किसानों में बंटवारा कराना चाह रहे हैं कि हरियाणा के किसान पंजाब वालों को कहें कि हमारा पानी? बेबुनियादी प्रश्न है, कोई मैं क्या दिखूं करना, मालिक मेरे, मैं क्या दिख रहा, मैं मंत्री नहीं लगता अपना। हरियाणा की बजाय पंजाब में रिश्तेदारियां ज्यादा है। हो गया तेरा, एक आखिरी सवाल, कोई बात नहीं, बोलिए बड़े भाई। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आप सुन रहे थे। कृषि मंत्री से हरियाणा बीजेपी के सांसद ने मुलाकात की और विधायकों ने भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की है। SYL को लेकर कृषि मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है। कटारिया ने कहा कि SYL का हल होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों के सवालों का जवाब
भी दे रहे थे। बड़ी और अहम जानकारी, कटारिया ने कहा कि किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, कृषि कानून किसानों के हित में है। तो वहीं फरीदाबाद में देशव्यापी किसान आंदोलन को समर्थन देने के मकसद से भारी संख्या में किसान लघु सचिवालय पहुंचे। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और घोषणा की कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती, किसान डटे रहेंगे। जींद में किसानों और खाप प्रतिनिधियों ने डीसी ऑफिस का घेराव करने का ऐलान किया है। इसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कैथल के लघु सचिवालय में किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लघु सचिवालय पर किसानों की संख्या बढ़ रही है। बीजेपी नेताओं के आवास पर घेराव भी किया जा रहा है। अभय चौटाला ने कहा कि भीषण ठंड में अब तक शहीद हुए 16 किसानों की मृत्यु बेहद दुखदायी है। इनेलो किसान संगठनों की ओर से हाईवे बंद करने का पूरा समर्थन करता है। पंचकुला में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने मिनी सचिवालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। बुजुर्ग महिलाएं भी धरने में शामिल हुई। न के किसानों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है कि भारत सरकार द्वारा थोपे गए तीनों काले कानून रद्द किए जाएं। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाएं और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको तत्काल रद्द किया जाए। ट्रैक्टर में सवार होकर झज्जर लघु सचिवालय पहुंचे किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। करनाल में भी कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। जिला सचिवालय के बाहर किसानों ने कृषि कानूनों और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर हरियाणा जनचेतना पार्टी ने मेयर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने मेयर प्रत्याशी की घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने घोषणा करते हुए बताया कि अंबाला नगर निगम में शक्ति रानी शर्मा मेयर पद की उम्मीदवार होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंबाला शहर वासियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने पर काम करेंगे, साथ ही युवाओं को नौकरी मिले, यह भी सबसे ज्यादा जरूरी है, इस पर भी काम होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि शहर में बच्चों को नौकरी देने का प्रयास अहम है और इसके लिए हमेशा से प्रयासरत रहा हूं। बहुत सी मुश्किलें आई लेकिन रोजगार भी बहुत दिलाया। आईएमटी पर बोलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि मौजूद विधायक ने आईएमटी लगाने की बात कही थी लेकिन अभी तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया। आईएमटी लगवाने के लिए दोबारा संघर्ष किया जाएगा। विनोद शर्मा ने कहा कि चुनाव नहीं हुए, निगम को भंग कर दिया गया है। निगम भंग होने के बाद जो अनियमितताएं हुई उसकी जांच हो। उन्होंने बताया कि एक एक पाई का हिसाब जनता को मिलना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि ऐसा निगम बनाएंगे जिसमें पैसे का हिसाब जनता के पैसे का हो। 6 साल में अंबाला शहर में कोई विकास नहीं हुआ। नतीजे के बाद शीशे की तरह सारी बातें साफ होगी। विनोद शर्मा ने कहा कि निगम में पैसे की बर्बादी हो रही है। पैसों को वहां खर्च किया गया जहां पर लोगों को हिसाब न देना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता साथ देगी तो 2000 नौकरियां निगम के जरिए देंगे। हमारा साथ दें, हम आपके साथ चलेंगे। किसान आंदोलन पर बोलते हुए विनोद शर्मा ने कहा कि किसानों के मुद्दों को साथ मिलकर हल करना चाहिए। हरियाणा जनचेतना पार्टी का समर्थन किसानों के साथ है। अंबाला मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अंबाला मेरा अपना शहर है और लोग मेरे अपने हैं। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि मेरी खुशकिस्मती कि मैं अंबाला से चुनाव लड़ रही हूं। अंबाला को प्रदेश का नंबर 1 शहर बनाएंगे। इस दौरान कांग्रेस महिला विंग की पूर्व अध्यक्ष अमरजीत कौर ने जन चेतना पार्टी का दामन थामा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने पार्टी में उनका स्वागत किया। रेवाड़ी नगर परिषद से प्रधान पद के चुनाव में संभावित उम्मीदवारों की सभी अटकलों पर विराम लग गया है। बीजेपी ने पूर्व पार्षद पूनम यादव को चुनावी मैदान में उतारा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो नगर निगम परिषद और पालिका के चुनाव का बहिष्कार करेगी। अभय चौटाला ने कहा कि किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ चुनाव न लड़ने का फैसला किया गया। कांग्रेस ने नगर निगम के चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। पंचकुला में उपेंद्र कौर अहलूवालिया और सोनीपत से निखिल मदान होंगे कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार। रेवाड़ी नगर परिषद के लिए विक्रम यादव प्रधान पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 23 दिसंबर को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय की 4थी मंजिल पर बैठक होगी। भवानीखेड़ा में भी कोरोना को लेकर स्कूलों में विशेष सावधानी और इंतजाम देखने को मिले। स्कूल प्रिंसिपल संतोष भाकर के मुताबिक 10वीं 12वीं के अलावा फिलहाल किसी कक्षा को नहीं बुलाया गया। प्रिंसिपल भाकर ने कहा कि सरकार के आदेशों के मुताबिक ये कक्षाएं लगाई जा रही हैं। छात्रों से भी क्लास में आने से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट मंगवाया जा रहा है। रादौर में सरकार के आदेशों के मुताबिक स्कूल खोले गए, लेकिन पहले दिन कुछ ही बच्चे स्कूल पहुंचे। इसकी वजह अभिभावकों में कोरोना का डर माना जा रहा है। दिल्ली में किसान आंदोलन को सिरसा के नेशनल कॉलेज के छात्रों ने अपना समर्थन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो नेता किसानों पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं वो इससे बाज आ जाएं। उनका कहना है कि परीक्षा नजदीक होने के कारण वे दिल्ली तो नहीं जा सकते, लेकिन सिरसा में रहते हुए वे किसानों को अपना समर्थन देते रहेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसान विरोधी है, इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम भी एक किसान के बेटे हैं और इसीलिए इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हैं। मलबगढ़ स्थित निजी स्कूल के डायरेक्टर ने बताया कि लगभग 23 दिन स्कूल बंद रहने के बाद आखिरकार स्कूल खुल गए हैं, जिसमें से 10वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल पहुंचने वाले छात्रों की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट देखी जा रही है। इस तमाम गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। भिवानी में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई की गई। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। परिवार पहचान पत्र बनाने के मामले में हरियाणा का सबसे कमजोर जिला मेवात अब सबसे आगाड़ी जिलों की लिस्ट में शामिल हो गया है। अतिरिक्त उपायुक्त मुनीश नागपाल ने मामले की जानकारी दी। अतिरिक्त उपायुक्त मुनीश नागपाल ने बताया कि 2,33,225 परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जाने, इसके अलावा 1,39,109 परिवारों का अपग्रेडेशन का काम पूरा हो गया है। हरियाणा सरकार की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। गोहला चीका में पहले दिन कोई भी बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा। टोहाना में बेसहारा लोगों के लिए नगर परिषद में बने गए रैन बसेरों की हालत दयनीय हो गई है। नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही के चलते रैन बसेरों में गंदगी का आलम है, वहीं सुविधाओं का भी अभाव है। रैन बसेरों में कंबल, रजाई और पानी की व्यवस्था भी पूरी नहीं है। इसके चलते लोग रैन बसेरों में नहीं आ रहे। प्रशासन का दावा है कि जल्दी व्यवस्थाओं को पूरा किया जाएगा। सिरसा के सभी गांव और शहरों के बूथों पर बीएलओ की तरफ से नए बोर्ड बनाने संशोधन के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। दूसरे दिन भी सभी जगहों पर बीएलओ ने नए बोर्ड बनाए। नए वोट बनवाने के लिए युवाओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं, जो अगले चुनाव के दौरान अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। फरीदाबाद का जेसी बोस वाईएमसी यूनिवर्सिटी परिसर जल्द ही सौर ऊर्जा पर चलेगा। यूनिवर्सिटी ने ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम उठाते हुए सोलर एनर्जी कंपनी के साथ एक समझौता किया है। समझौते के मुताबिक यूनिवर्सिटी में 266 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एसपीवी पावर का प्लांट लगाया जाएगा। सौर ऊर्जा का विकल्प चुनने पर यूनिवर्सिटी की सालाना कम से कम 20 लाख रुपए की बचत होगी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना है कि यूनिवर्सिटी के लिए पूरी तरह से निःशुल्क होगा। कृषि कानूनों के विरोध में सीटू और सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बरनाला रोड स्थित पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी विभागों में निजीकरण, मजदूर वर्ग के शोषण को लेकर के भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। गुरुग्राम के सेक्टर 22 में एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने डॉक्टर के पास से लिंग जांच को लेकर के 50,000 रुपए बरामद किए हैं। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की लोकल छापेमारी बताई जा रही है। फिलहाल डॉक्टर अपर्णा यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सेक्टर 22 के मंत्रा डायग्नोस्टिक सेंटर पर लिंग जांच का गोरखधंधा चल रहा था। सीएमओ के मुताबिक लिंग जांच करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भवानीखेड़ा के नए वार्ड संख्या 12 में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से गुरुद्वारे के पास की गली में जलभराव के हालात हो गए। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर वासियों का आरोप है कि उन्होंने इस परेशानी से प्रशासन को कई बार अवगत भी करवाया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। समस्या का समाधान नहीं हो रहा, इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर वासियों ने कहा कि पानी के जमा होने से आसपास के घरों में बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। लोग परेशान हैं। टोहाना की पुरानी सब्जी मंडी स्थित रवि ज्वेलर्स की दुकान पर लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया। मामले की सूचना पाकर पहुंची शहर पुलिस में जांच शुरू कर दी है। दुकान में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। वहीं सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ तोड़ ले भागे।
दुकान के गेट को गैस कटर से तोड़ा गया था। इसमें 18 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवर गायब मिले हैं। चरखी दादरी पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इसके तहत पुलिस ने बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने वाले लोगों के चालान भी काटे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काटे हैं। उन्होंने बताया कि दुकानों, मोटरसाइकिल और बसों में जो लोग मास्क नहीं लगाए रखे थे उनके चालान काटे गए। इसके साथ ही ऐसे लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया है। इंद्री ड्रेन पर एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा कि मृतक पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान था। इसकी वजह से उसने फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच जारी है। भिवानी में लाठी डंडों और ट्राईसाइकिल के सहारे चलने वाले दिव्यांगों ने हरियाणा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन रैली का भी दिव्यांगों की ओर से आयोजन किया गया। जिले भर से आए महिला और पुरुष दिव्यांगों की ओर से नारेबाजी करते हुए उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया। फरीदाबाद में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए फरीदाबाद के गांव दयालपुर की जनित सेवा संस्था और एक निजी अस्पताल के सहयोग से कैंप लगाकर तंबाकू छोड़ो अभियान के तहत लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया गया है। इस दौरान जनित सेवा संस्था की ओर से बताया गया कि उनकी संस्था के सदस्य गांव में लोगों के घर घर जाकर के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। सीआईए सिरसा को बड़ी सफलता मिली। 5 साल से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड तस्कर लाभ सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 36 किलो 150 ग्राम अफीम के मामले में ये भगोड़ा पुलिस के लिए वांछित था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से फायरिंग में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन उनकी तरफ से गोलीबारी कर दी गई। इसके जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। तीनों आतंकी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इन्हें कश्मीर में डीडीसी चुनाव को प्रभावित करने के लिए भेजा गया था। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत अगले साल जनवरी से हो सकती है। अक्टूबर तक सभी देशवासियों को वैक्सीन की खुराक मिल सकती है। ये दावा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक कंपनी को दिसंबर महीने के अंत तक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे में 27,336 नए संक्रमण के मामले आए। 98,84,716 कुल कोरोना के केसेस आए हैं। हरियाणा में एक दिन में 990 कोरोना के केस सामने आए। प्रदेश में 2,52,392 कुल संक्रमित केस मिले हैं। करीब 10,000 एक्टिव केस अभी भी हैं। महाराष्ट्र में 18,80,416 कुल संक्रमित मामले, 74,104 कोरोना के केस एक्टिव हैं। तो दिल्ली में 6 लाख से ज्यादा कोरोना के केस है। 16,785 एक्टिव केसेज हैं। 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 5,65,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित मामले हैं। 19,000 से ज्यादा लोग एक्टिव हैं।